whiteboard. One thing I would like to tell to all of you ki when I talk about poetry, then especially forms of poetry, then remember that ki what the points I told you. Number one ki when I say ki poetry, then I told you about ki it's an artistic composition. It's an artistic composition. It's an artistic composition in metrical form. In metrical form. What I want to say, I just want to tell to all of you कि poetry is ultimately what? It's an artistic composition in metrical form. Metrical structure जो है and metrical structure of words, we find what कि in poetry we find what? Metrical structure of words. Metrical structure of words. One of the most important thing is what कि पोइट्री में जो होता है वह मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स होता है और मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन मीटर. वर्ड्स आर अरेंज्ड इन मीटर. दिस इज वाई. या क्या सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? मैंने शेयर किया है मैडम. मुझे दिख ही नहीं रहा। आप उस पे राइट साइड पे ऑप्शन आता है उसको टैप करिएगा वहां पे. किस तरीके का? अभी कल तो दिख रहा था सर। जी. कल दिख रहा था सर, आज नहीं दिख रहा। कॉर्नर पे एक डॉट बना हुआ है माइक का, उस पर क्लिक करिए, हो जाएगा। जहाँ मैसेज करते हैं मैम वही है आपका। ओके ओके। Then you will come to know कि there is what metrical structure of words. So that's very significant thing कि इन पोइट्री में क्या है कि पोइट्री में उन्होंने बताया कि मीटर है, METRE. तो जो मीटर है यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोइट्री का. एंड मीटर यू विल नॉट गेट वेयर. मीटर यू विल नॉट गेट इन प्रोज. मीटर यू विल नॉट गेट इन नॉवेल. मीटर यू विल नॉट गेट इन ड्रामा. अब आप कहेंगे सर कि वहाँ क्यों नहीं? अगर वहाँ पर भी मीटर का यूज किया जाएगा तो उस ड्रामा से पहले क्या लगा दिया जाता है? पोएटिक ड्रामा. if any drama या if any novel is written in verse or metrical structure, then that novel is called poetic novel and that drama is called poetic drama. आप ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ. जितना भी प्लेस होगा शेक्सपियर का, दे ऑल आर. गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर। ये सर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री सर। या फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. यस सर, थैंक यू। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या. तो मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. And remember that key, what I want to tell you, what I want to say कि whenever we talk about मीटर, तो मीटर किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मीटर पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक है. और मैंने आपको पहले भी बताया था मीटर का मतलब स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स. जो वर्ड्स है उसका स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स ही होता है मीटर. दूसरा चीज हमें समझना है, अगर मीटर का यूज नावल में किया जाता है या नावल अगर वर्स फॉर्म में लिखी जाती है तो वह नावल पोएटिक नावल हो जाएगा. अगर कोई ड्रामा वर्स में लिखा जाता है तो वह ड्रामा भी क्या हो जाएगा? पोएटिक ड्रामा हो जाएगा. द वर्ड पोएटिक विल कम. सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि पोइट्री इज नॉट द अपोजिट ऑफ प्रोज बट साइंस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पोइट्री इज नॉट द अपोजिट ऑफ प्रोज बट साइंस. Poetry is not the opposite of prose but science. क्रिटिक हैं जो ये कहते हैं कि पोइट्री प्रोज का अपोजिट नहीं है बल्कि किसका अपोजिट है? साइंस का अपोजिट है. क्यों? क्योंकि पोइट्री में फिक्शन होता है और साइंस में फैक्ट होता है. जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पोइट्री की पाएंगे मीटर को छोड़ करके वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रोज में मिलेगा. तो प्रोज जो है पोइट्री का अपोजिट नहीं होता है. ये चीज हमें आपको ध्यान में रखना. अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
which is the opposite of, what is the opposite of poetry? The opposite of poetry is not prose but science. एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आई जस्ट टोल्ड यू कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री इज ओनली द डिस्टिंक्शन ऑफ मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, द डिस्टिंक्शन, TINCTION, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज is only the distinction is only the distinction of मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको ये बताया कि पोइट्री और प्रोज के बीच का जो अंतर है वह केवल एक ही अंतर है, और वह क्या अंतर है? द डिस्टिंक्शन बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज इज ओनली द डिस्टिंक्शन ऑफ मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, राइटिंग हियर मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। यू विल कम टू नो कि जो सबसे बड़ा अंतर है वह केवल एक ही अंतर है, और वह कौन सा अंतर है? मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। सो कितनी बेसिक बातें हैं ये हैं जो हमें पता होना चाहिए कि पोइट्री का अपोजिट प्रोज नहीं है, बल्कि पोइट्री का अपोजिट क्या है? साइंस है। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, पोइट्री और प्रोज में क्या चीज का डिफरेंस है? पोइट्री में मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स होता है, और प्रोज में मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। इसके अलावा मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि जो पोइट्री है उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। वेन एवर यू राइट रेफरेंस ऑफ एनी पोयम, यू हैव टू यूज द वर्ड कंपोज। पोइट्री के लिए वर्ड कंपोज यूज किया जाता है। पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है। वर्ड्स के समूह को जो है हम क्या कहते हैं? स्टैंजा कहते हैं। वर्ड्स के समूह को हम स्टैंजा कहते हैं। तो यू विल कम टू नो कि देयर आर टू और थ्री थिंग्स, एंड व्हाट आर दीज थिंग्स आर कंपोज, वर्स एंड स्टैंजा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, या व्हाट आई वांट टू से, कि ऑलवेज हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि जो पोइट्री की लाइनें हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोइट्री के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। बिकॉज इन कमिंग डेज व्हेन यू विल बिकम टीचर, या व्हेन यू बिकम द part of higher education, you will get opportunity to enlighten the future of the nation. That time you have to know कि these are the characteristics of poetry, जो पोइट्री को क्यों पोइट्री कही गई, क्यों पोइट्री को प्रोज से अलग किया गया। तो क्योंकि पोइट्री में क्या होता है? कंपोजिशन होता है, और आर्टिस्टिक कंपोजिशन होता है, और मेट्रिकल मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स होता है। दिस इज वाई वी गेट दिस थिंग। आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा एक जरा सा पानी ले लूं। जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू गेटिंग माय वॉइस? एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी? अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो जो पोइट्री है उसमें क्या क्या पॉइंट है? कंपोज है, वर्स है, स्टैंजा है। इसके अलावा मैंने अभी आज तक की लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि
और क्या-क्या चीज़ें एक आदमी को समझना चाहिए पोएट्री को समझने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि किसी भी आदमी को जो और चीज़ें समझना चाहिए, उसमें जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स है, फॉर्म्स ऑफ स्टैन्ज़ा है, मीटर की बात मैंने किया हुआ है। इसके अलावा और एक पॉइंट है दैट इज़ इमेज, हमें इमेज को समझना चाहिए। इमेज के अलावा हमें जो है सिंबल समझना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं जब भी हम एक बच्चे को कोई पोएम पढ़ाएँ तो हमें ये चीज़ देखना चाहिए। इसके अलावा हमें और क्या चीज़ देखना चाहिए अ, साउंड देखना चाहिए किस तरह का साउंड यूज़ किया गया है। हमें इसके अलावा देखना चाहिए सेटिंग ऑफ द पोएम देखना चाहिए कि पोएम की सेटिंग कहाँ पर है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है या सिटी की बात कर रहे हैं या विलेज एरिया की बात कर रहे हैं या समथिंग नॉट अर्थली लाइफ बट हेवेनली लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, उसकी सेटिंग के बारे में बात करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि जो पोएट है, वो जो है क्या कहते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहा है, किस तरह की थीम को उसने लिया हुआ है। हमें कैरेक्टर्स के बारे में मीन्स द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट होम, कैरेक्टर्स क्या है, थीम क्या है उसकी अपनी सीन क्या है, विज़ुअलाइज़ेशन कैसा है पोएम का। क्योंकि जो पोइट्री है या एक तरह का क्या है या एक तरह का पेंटिंग होता है या आर्ट होता है विजुअलाइजेशन उसका कैसा है टोपोग्राफी कैसी है टोपोग्राफी का मतलब होता है लोकल कलर वहाँ की जिस जगह की सेटिंग है क्या वहाँ की कोई लोकल कलर की बात हो रही है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक डिग्री कॉलेज का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे टोपोग्राफी वर्ड पूछा गया था लोकल कलर इसको आप लिख लीजिएगा लोकल कलर का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है किसी एक विलेज जैसे रीजनल नॉवेल में जो है वेसेक्स वगैरह टॉमस हार्डी का सेटिंग है रीजनल नॉवेल का तो वो वहाँ के लोकल कलर की बात करते हैं इस तरह की चीजें आती हैं तो इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें हैं जो पोइट्री में हमें समझना चाहिए कि वहाँ की टोन कैसी है मतलब वहाँ पोएट ने कैसा टोन यूज किया हुआ है एंगर मूड में है या कैसे है राइम के बारे में हमें समझना चाहिए RHYME हमें रिदम के बारे में समझना चाहिए RHYTHM जब भी आप always keep in your mind कि when you are going to talk about poetry what the points you have to take so the points which you have to take these I am going to list these I am going to give you a list of these points कि हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए टोन हो गया राइम पैटर्न हो गया रिदम हो गया ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर राइम रिदम टोन एंड सम अदर वर्ड्स आल्सो कुछ और भी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए जिसमें आप देखेंगे कि खास करके उसका जो स्टाइल है वो कैसी है स्टाइल उसने कैसा रखा हुआ है रिफ्लेक्टिव स्टाइल है नैरेटिव स्टाइल है या जो है क्या कहते हैं कि आपका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है किस स्टाइल में पोएट बात कर रहा है ये सारी बातें मैं कल के लेक्चर में या 4-5 दिन में मैंने किया हुआ है बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आई एम जस्ट समराइजिंग क्योंकि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर आने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी है कि 5 दिन में आपने जो बात किया हुआ है, वो चीज़ें समराइज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। टोन के बारे में बात हुआ, राइम पैटर्न के बारे में बात हुआ, रिदम के बारे में बात हुआ, स्टाइल के बारे में बात हुआ और आपको आज ये पता चला है कि पोएट्री जो है प्रोज़ का अपोज़िट नहीं है बल्कि किसका अपोज़िट है? साइंस का अपोज़िट है। आपको ये पता चला कि पोएट्री और प्रोज़ के बीच का जो डिफ़रेंस है, वो केवल एक डिफ़रेंस है, वो क्या है? मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है। फिर आपको ये पता चला कि किसी भी पोएम को समझने के लिए हमें किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जितनी बातें मैंने आपको कही हुई हैं, ये कब से आना शुरू हुआ? एक्चुअली होता क्या है कि एक क्रिटिक है, उन क्रिटिक का नाम है आई.ए. रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने एक किताब लिखा था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज़्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज़्म। आइए रिचर्ड्स ने एक किताब लिखा था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उस किताब में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने ये बताया कि हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम व्हाट आई वांट टू से उन्होंने एक किताब लिखा था किताब का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उन्होंने ये बात बताई कि हाउ टू इंटरप्रेट द पोयम
इंटरप्रेट द पोयम, एक पोयम को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसकी कैसे व्याख्या की जाए। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक ऐसा पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है जो इसमें बिलीव करता है कि किसी भी पोयम को एक्सप्लेन करते समय हमें दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वे दो चीजें क्या होती हैं? वे पहली चीज तो होती है कि फॉर्म, दूसरी चीज होती है कंटेंट। पहली चीज फॉर्म होता है और दूसरी चीज क्या होता है? कंटेंट होता है। फॉर्म का मतलब ये होता है कि व्हाट हैज बीन सेड, सॉरी, फॉर्म का मतलब कि हाउ हैज बीन सेड, हाउ द पोएम हैज बीन कंपोज्ड। देखिए, वन थिंग आई एम राइटिंग हियर, फॉर्म रिफर्स टू द आउटर ब्यूटी ऑफ द पोएम, आउटर ब्यूटी ऑफ द पोएम, ब्यूटी ऑफ द पोएम, टू अंडर, जो लाइन लिखा हुआ फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, फॉर्म रिफर्स टू द आउटर ब्यूटी ऑफ द पोएम, टू अंडरस्टैंड फॉर्म, टू अंडरस्टैंड फॉर्म one needs, to understand form one needs formal study of the poem, formal study of the poem. So remember that there are some points which you have to remember. And what are those points? Those points are highly significant कि being the student of literature, या if I am going to teach the poem to any student, what the points we should keep in our mind. Always, always you have to remember कि when you are going to study any poem, when you are going to assess or evaluate any poem, you have to evaluate a poem at the level of form and content. आपको किसी भी पोयम को दो लेवल पर समझने की कोशिश करना है। एक लेवल आपका क्या है? फॉर्म है, और दूसरा लेवल आपका क्या है? कंटेंट है। फॉर्म का मतलब ये होता है आउटर ब्यूटी ऑफ द पोयम। आउटर ब्यूटी का मतलब आप ये समझिए कि अगर मेरा जो शरीर है, अगर ये शरीर जो है क्या है, एक आउटर स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे आर्गन्स हैं। ऐसे ही जो पोयम होती है, पोयम में क्या होता है? दो तरह की ब्यूटी होती है, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी को समझने के लिए आपको फॉर्मल स्टडी अडॉप्ट करना पड़ेगा। फॉर्मल स्टडी का मतलब ये होता है कि किन किन डिवाइसेस का यूज किया गया, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं पोएट ने किसी भी बात को कहने के लिए। लिटरेरी डिवाइसेस वो सब मैंने लिख दिया है, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, टोन हो गया, सिंबल हो गया, इमेज हो गया, वर्ड्स हो गया, स्टैंजा हो गया, मीटर हो गया, और सेटिंग हो गई, रिदम हो गया, राइम पैटर्न हो गया, डिक्शन हो गया, सो मेनी थिंग्स मैंने आपको बताया। तो ये जितना अभी तक मैंने आपको बताया है, ये सब किस में आता है? फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम। आयरनी है, सटायर है, वट एवर द थिंग यू आर गोइंग टू गेट। सो रिमेंबर दैट कि किसी भी पोयम को जब आप समझते हैं, तो उस पोयम का एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्म। और फॉर्म को समझने के लिए हमें जिस तरीके को एडाप्ट करना है, वह क्या कहा जाता है? फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम, जिसमें वो सारी चीजें होती है। और जब आप फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम को एडाप्ट करेंगे पोयम को समझने के लिए, तो यू विल गेट outer beauty of the poem. What beauty of the poem? Outer beauty. It means that you have to talk about what? It means that you have to talk about literary devices, उन literary devices के बारे में बात करना है। दूसरा चीजें होता है कि कंटेंट। कंटेंट का मतलब कि व्हाट हैज बीन सेड, कंटेंट में ये देखा जाता है व्हाट हैज बीन सेड। इसका मतलब ये होता है कि पोएट ने क्या कहा है, व्हाट हैज बीन सेड, पोएट ने क्या कहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट कि पोएट ने क्या कहा है, तो हमेशा हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम जो बातें कर रहे हैं, वो वो बातें जो है पोएट ने
कैसे कहा है, जब आप क्वेश्चन करते हैं हाउ हैज बीन सेड, तो हाउ का मतलब फॉर्मल स्टडी। जब आप कहते हैं व्हाट हैज बीन सेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटेंट की आप बात कर रहे हैं। व्हाट का मतलब कि पोएट किसके बारे में बात कर रहा है, कैसा कैरेक्टर है, कैसा सब्जेक्ट मैटर है। फॉर फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम को ले लूं और जिस उस पोयम का नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो वी नो इट वेरी वेल कि वह एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की पोयम को कहा जाता है। उसमें जो है 3 क्वार्टेंस हैं, एक कपलेट है। उसमें ए बी सी डी ई एफ जी राइम पैटर्न है। जब भी आप इतनी बात करते हैं, तो इसका मतलब कि यू आर गेटिंग द फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम। उस पोयम को आप फॉर्मल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, उसकी आप आउटर ब्यूटी बता रहे हो, उसके आप स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि द पोएट टॉक्स अबाउट ट्रू लव, एंड इन द व्यू ऑफ द पोएट ट्रू लव इज डिवाइन, सेलेस्टियल, गॉड गिफ्टेड, एंड ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। जैसे ही ये बात शुरू करते हैं, जिसका मतलब कि आप ये बताना चाहते हैं कि पोयम का कंटेंट क्या है, पोयम में किसके बारे में कहा गया है, पोयम में ट्रू लव के बारे में बात की गई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के बताया गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि कोई भी पोयम जो आप इवेल्युएट करेंगे, असेस करेंगे, उसको किस लेवल पर जा करके करेंगे, और इस ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए ही भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की किताब किसने लिखा है, आइए रिचर्ड्स ने लिखा है। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट रही है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का। फिर उसी में तरीका उन्होंने बताया, ये चीजें रही हैं। तो अब इसके बाद जो है, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि अभी जो मैं बात कर रहा था, वो बात ये कर रहे हैं कि आज की क्लास में हमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर बात करना है। जब आप फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर बात करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म्स ऑफ पोइट्री? ऑलरेडी यू हैव गन विद फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, इट फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोज। Then remember that ki when you talk about forms of poetry, it refers to that there is not a particular method to compose the poem. There are so many ways, so many, you may say ki method to compose the poem. If you find that there are so many ways to compose the poem, then we come to know that those poems are undoubtedly different to each other poem, to other poems. This is why we need to study the forms of the poem. ऐसा नहीं कि दुनिया में पोयम कंपोज करने का एक ही तरीका है। वह कौन सा तरीका हो गया, वह केवल जो है आपका लिरिक अकेले लिखा गया नहीं। पोयम जब लिखा गया तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे चेंज जो है वक्त के साथ होते रहे। जब वे वक्त के साथ होते रहे, तो उन सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें तब्दीली आई, उसमें बदलाव आया, उसमें चीजें बदली। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी forms of poetry, then remember that there are two types of poem. There are two types of poetry. There are two types of poetry. Poetry को दो तरीकों में बांटा गया। मेजरली इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट आपका क्या था, एक पार्ट आपका था सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, पोइट्री। दूसरा तरीका है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। रेशमा ये बताओ कि क्या क्या है सब्जी में, कम कम पूछ गए नहीं जना मैं लाए। सोया मेथी बना दो, दाल बना दो। हाँ, कल तुमसे कहे थे थोड़ा सा चावल डाल देना, चावल डाले ही नहीं। आप लगा तो चावल ना डालना, तुम पता नहीं क्या सुनते हो। और देखो, अगर काम चला उसी में, अगर हो नहीं होगा तो ऐसे ही बनाओ, क्या करो।
थोड़ा सा दाल डाल देना, सब्जी और रोटी बना देना, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, और क्या करना था, थोड़ा चावल डाल देना बस। ठीक। तो वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, एंड यू विल कम टू नो कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसकी खासियत क्या होती है, व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। इन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, एस से सब्जेक्टिव, एफ से फॉर्म, पी से पोइट्री। In subjective form of poetry, you find that there is there is personal treatment, personal treatment of the subject matter, personal treatment of the subject matter. This is very important. What I want to say कि in subjective form of poetry, there is personal treatment of subject matter. And what do you mean by personal treatment of subject matter? पर्सनल ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इट रिफर्स टू कि जो पोएट है वह जो है जो भी सब्जेक्ट मैटर लेगा उस सब्जेक्ट मैटर को अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशन से जरूर जोड़ेगा, अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशन से जरूर जोड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि द पोएट शेयर्स हिज इमोशन एंड फीलिंग्स डायरेक्टली विद द रीडर, डायरेक्टली विद द रीडर। ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री को समझने के लिए, डायरेक्टली विद द रीडर। व्हाट आई वांट टू टेल कि पोएट के बीच में और रीडर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, देयर इज नो थर्ड पार्टी बिटवीन पोएट एंड रीडर। राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो थर्ड पार्टी बिटवीन द रीडर एंड द पोएट। जो सर रिपीट कर दीजिए सर, वॉइस चली गई थी आपकी। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो थर्ड पार्टी बिटवीन द रीडर एंड द पोएट। रीडर और पोएट के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी, यह सब्जेक्टिव पोइट्री की खासियत होती है। मतलब जो भी बात राइटर कहना चाह रहा है वह राइटर जो है रीडर से अपनी बात को डायरेक्ट कहेगा, यह एक खासियत होती है कि देयर इज नो थर्ड पार्टी बिटवीन द रीडर एंड राइटर। और इसके अलावा भी एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, वह चीज क्या होता है, मैंने बताया पर्सनल ट्रीटमेंट। पर्सनल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी का मतलब कि द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, या द पोएट गिव्स हिज ओन ओपिनियन, शेयर्स हिज फीलिंग्स, इमोशंस अबाउट एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के वो उसको जरूर शेयर करेगा। So remember that कि when you go with these things, when you go with these points, तो what are the important points कि थर्ड पार्टी नहीं होगी। थर्ड पार्टी ना होने का मतलब कि पोएट अपनी बात को रखने के लिए किसी अदर कैरेक्टर को इन्वेंट नहीं करेगा, किसी अदर कैरेक्टर को यूज नहीं करेगा, बल्कि वह अपनी बात को सीधे रखेगा। तो सब्जेक्टिविटी होगी। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि जब भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी, उसमें आपको सब्जेक्टिविटी नजर आएगी। पोएट की मौजूदगी का एहसास डायरेक्ट आपको होगा, उसकी पर्सनालिटी नजर आएगी। यू विल कम टू नो अबाउट द पोएट कि व्हाट पोएट वांट्स टू से। जैसे मैं आपको एक चीज ये बताऊं, दो आई वांट टू गिव दोज एग्जांपल्स लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पॉइंट, लेकिन ये समझाने की जरूरत है कि कुछ पोएम्स जैसे आपको ध्यान में रखिएगा, जैसे लिरिक हो गया, ओड हो गया, एलिजी हो गई, सोनेट हो गया, ये चार तरह की पोयम है जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में आती है। इन चारों पोयम में आपको एक चीज नजर आएगा, कॉमन चीज, जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
और जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात होगी तो इसका मतलब कि वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द पोयम। अगर कोई पोयम आई और वी करके लिखी जा रही है तो इट मीन्स दैट वहां पे किसका प्रेजेंस है, वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द पोएट, हम पोएट के प्रेजेंस को पाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू विल कम टू नो कि सब्जेक्टिविटी होगा, पर्सनालिटी होगा और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी पोयम में किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा चीज जो है, पोएट जब रीडर से कम्युनिकेट करता है तो वह क्या होता है कि हाईली लिरिकल और इमोशनल होगा, वह बहुत ज्यादा, जब भी whenever he communicates with the reader, then you will find that the poet is highly emotional, and whatever he is expressing वो बहुत ज्यादा लिरिकल टोन में उसको रखने की या बताने की कोशिश करता है, यह उसकी खासियत होती है। दूसरा चीज, एक और चीज है कि अगर सब्जेक्टिविटी है और अगर जो है पर्सनल ट्रीटमेंट है यानी पर्सनालिटी है तो क्या चीज नहीं होगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट, DETACHMENT, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट विल नॉट बी देयर, will not be there। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहां पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगा, वहां पर डिटैचमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट विल नॉट बी देयर। अ वेरी रिमार्केबल पॉइंट, अ वेरी बेसिक पॉइंट। जस्ट आई वांट टू नो कि इज इट मीन्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट, द लेक्चर शुड नॉट बी वन साइडेड लेक्चर। यस और लोगों का रिस्पांस, कोई ऐसा, हाँ अच्छा ठीक है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं, गुड, ओके 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 ओके। कोई ऐसा भी है जो ये कहे कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं, नहीं होगा, लिखा हुआ ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट विल नॉट बी देयर। ये किसमें, ये बात मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव पोइट्री का। जब अगर वहां पर पर्सनालिटी और सब्जेक्टिविटी है तो पर्सनालिटी का अपोजिट क्या होता है, वहां पर्सनालिटी का मतलब इम्पर्सनालिटी और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये शब्द ही ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट, ये दो शब्द ऐसे हैं जो वहां पर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पोयट जो है रीडर से दूरी नहीं बनाएगा, जब कोई थर्ड पार्टी होगी तभी ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट होगा। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि मेक अ डिस्टेंस या कीप अ डिस्टेंस, एक्सक्यूज मी सर या सर इसका एग्जांपल आपने लिरिक सोनेट ओड और क्या क्या बताया लिरिक सानेट ओड एलिजी, लिरिक सानेट ओड एलिजी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है और हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सी पोयम आएंगी। मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में चार इंपॉर्टेंट पोयम आती हैं, लिरिक, सोनेट, ओड, एलिजी, ELEGY, लिरिक सोनेट ओड एलिजी। तो यू विल कम टू नो या यू विल गेट दीज फोर पोयम्स जो जो किस में आता है, इसमें आता है। बाल नहीं होगा सर या बाल नहीं होगा बालक नहीं, ballad is not the part of subjective form of poetry, it's the part of objective form of poetry। I will tell यस you why। यस यस वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये तो मैंने आपको सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री बताया, देयर इज अनदर वे एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, as you come to know ki what did I tell, I just told you subjective form of poetry, you will come to know that there is objective form of poetry, and in objective form of poetry you will come to know there is what, there is a third party in objective form of poetry,
देयर इज देयर इज थर्ड पार्टी, कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी होगी। जैसे अभी जो है मुझे लगता है अनिल जी ने पूछा था मुझसे कि क्या जो जो बैलड है वो होगा या नहीं होगा। तो रिमेंबर दैट जब भी बैलड लिखा जाता है यू विल कम टू नो वहां पर क्या होता है, देयर इज थर्ड पार्टी। if I give you the example of La Belle Dame Sans Mercy, so in that poem you will come to know the poet does not talk about himself, but there is a love story between knight and fairy। तो नाइट जो है वो क्या क्या आपको पूरी पोयम में कहीं पे जॉन कीट्स की मौजूदगी होती है, या जॉन कीट्स ये कहते हैं कि आई वर्ड यूज करते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बल्कि पूरी स्टोरी किसके बीच चलती है, नाइट और फेरी के बीच चलती है। जबकि हमें इंटरमीडिएट में या व्हेन वी वर डूइंग मींस ग्रेजुएशन, या व्हेन वी वर द स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट में जब हम लोग थे, देन वी विल कम टू नो कि ये बताया गया कि इट्स अ लव स्टोरी एंड दिस लव स्टोरी हैपेंड बिटवीन जॉन किट्स एंड हिज बिलव्ड मिस फैनी ब्राउन। दैट इज अनदर थिंग। लेकिन व्हेन यू स्टडी द फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम, फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोयम में यू डोंट फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द पोएट। पूरी स्टोरी जो है किसके थ्रू बताई जाती है, नाइट और फेरी के थ्रू बताई जाती है। तो वह चीज क्या होता है, वह थर्ड पार्टी होता है। और जैसे ही नाइट और फेरी की एंट्री होती है, इसका मतलब कि उसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्टिविटी आ गई। कौन सी चीज आ गई, ऑब्जेक्टिविटी। we don't find the presence of the poet, but the poet has just and objectivity, and there is what, there is detachment। डिटैचमेंट, अब आप देखिए वहां पर ऑब्जेक्टिविटी और डिटैचमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर तीन चीजें होंगी, थर्ड पार्टी होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा और डिटैचमेंट होगा। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, या हम इन्हीं चीज को ये कह सकते। डिटैचमेंट का मतलब कि टू कीप डिस्टेंस, हाँ अलग करना अपने आप को, टू कीप डिस्टेंस रीडर से। जो है जब रीडर से जब राइटर एक दूरी बना लेता है, डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, तो उस सिचुएशन को डिटैचमेंट कहा जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? डिटैचमेंट, हाँ डिटैचमेंट का मतलब कि द राइटर मेक्स द डिस्टेंस विद द रीडर, वह वहां पे डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, तीसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं या आपको ये मिलता है, तो इसमें कौन कौन सी पोयम आएंगी। इसमें जो है जो पोयम आती है, एक पोयम है बैलड, बैलड। दूसरा पोयम आपका है एपिक। तीसरा पोयम है मॉक एपिक। चौथा पोयम आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलड है, एपिक है, मॉक एपिक है और ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री की बात कर रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। When you talk about idyll, idyll is not a poem. Remember that ki idyll is not a type of poem. Sometimes you will come to know that this is addressed as a poem, but it's a piece of the poem. And idyll, idyll may be even ballad, idyll may be even in epic, idyll may be in any way, idyll may be in the novel, idyll may be in drama also। idyll का मतलब जो होता है, I just want to tell you कि when you say idyll, IDYLL, इडिल का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। दिस मैनिफेस्टेशन का मतलब शोइंग। पोयम कोई एक छोटी सी पोयम या किसी बड़ी पोयम में पोयम की चंद लाइनें, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विजुअलाइजेशन होगा। विजुअलाइजेशन के साथ साथ जो है यू विल कम टू नो, जो इमेज होगा, विजुअल इमेज होगा, उसमें सीनरी होगी, और उस सीनरी को जस्ट लाइक अ जस्ट लाइक अ पेंटिंग यू आर गोइंग टू गिव अ शेप और कलर। तो जो इडल होता है, या पोयम छोटी सी हो सकती है, या किसी बड़ी पोयम की कुछ लाइन हो सकती है, जिसमें पोयट क्या करता है, केवल और केवल जो है एक एक चीजों को शो करने की कोशिश करता है, उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई से कि
write a poem when you go on morning walk, if I say, then you will tell you कि I just went morning walk यहाँ से वहाँ, and that time the sky was bare, the stars were twinkling, it was early morning, some dogs were barking. तो ये आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वहां की पिक्चर, वहां पे आप अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ना वहां कोई थर्ड पार्टी इंडिकेट कर रही है, एक सिचुएशन है, बस उस सिचुएशन को आप क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ना कि नरेट कर रहे हैं। वट एवर यू सा, वट एवर यू फाइंड, वो चीजें। और अगर इसका कैटेगराइजेशन आप करेंगे तो कैटेगराइजेशन में सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आना चाहिए। लेकिन इस एक कोई बहुत बड़ी पोयम नहीं है, या एक ऐसा फॉर्म नहीं है जो स्टडी आपको बहुत जगह मिलेगा, या जिसकी चीजें आपने किया हुआ है, या उसमें सब्जेक्टिविटी, तो ये कहीं पर भी इवन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में भी ये देखने को मिलेगा कि कुछ उसमें लाइनें ऐसी हैं जो वहां पे कही गई है। तो ईडल अगर हम ये बात करें कि यह एक जो है लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, जैसे टोपोग्राफिकल पोइट्री अभी हमने आपको बताया था, तो टोपोग्राफिकल पोइट्री कोई टाइप ऑफ पोइट्री नहीं है, बल्कि जिसमें लोकल कलर दे दिया जाता है, ग्रामीण अंचल की ब्यूटी को दिखाने की कोशिश की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल पोइट्री कहते हैं। अगर कोई कहता है पेस्टोरल पोयम, तो पेस्टोरल पोयम कोई टाइप ऑफ पोयम नहीं है। पेस्टोरल पोयम जिसमें शेफर्ड और शेफर्डिस की लाइफ को लेकर के बात की गई, वह क्या हो गया, पेस्टोरल पोयम हो गया। ऐसे ही ईडल है, जो ईडल है, यह इट्स नॉट अ टाइप ऑफ पोयम, बट यू कैन जस्ट कम टू नो कि देर इज अ विजुअलाइजेशन, देर इज सीनरी, it might be a small poem or part of the poem of or some lines of the longer poems, long narrative poems, in which you will find what, in which there you will find that there is descriptive style, there is scenery, there is visualization, and the poet just behaves like a painter to picture to paint the whole situation, उसमें करता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। यस सर। मैं आगे चलूं एक्सक्यूज मी सर। या? सर जैसे सब्जेक्टिविटी में पर्सनल प्रोनाउन का यूज है, तो सर ऑब्जेक्टिविटी में भी पर्सनल प्रोनाउन होगा? नहीं नहीं, उसमें जो है सेकंड या थर्ड पर्सन, सेकंड प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ऑफन यू विल फाइंड कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो दीज आर द थिंग्स, या जहाँ पे हम इन सब चीजों को पाते हैं। एक और चीज मैं यहीं पर आपको शेयर करना चाहूंगा। अभी मैंने लिखा था ड्रामेटिक मोनोलॉग, लेकिन जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसी ड्रामेटिक मोनोलॉग का ही एक टाइप होता है ड्रामेटिक लिरिक। एक ये उसका एक टाइप है। ड्रामेटिक लिरिक में यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड कि the poet expresses his views and emotions directly, but he does not communicate with reader, he communicates any third party who is present there। तो in dramatic lyric you will find whom, you will find two parties, फर्स्ट पर्सन भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ कोई जो है थर्ड पार्टी भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई टॉक अबाउट टिंटन अबे, टिंटन अबे को पीजीटी टीजीटी दोनों जगह पे पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक। तो टिंटन अबे ड्रामेटिक लिरिक है। आप देखेंगे कि उसमें फर्स्ट पर्सन में कौन बात करता है, विलियम वर्ड्सवर्थ खुद बात करते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length, एंड अगेन आई हियर। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जब वो फर्स्ट पर्सन पे बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन किससे बात करता है, अपनी सिस्टर, उसकी सिस्टर डोरोदी वर्ड्सवर्थ है थर्ड पार्टी के रूप में। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ड्रामेटिक जो मोनोलॉग होगा उसमें 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 दोनों थर्ड पर्सन होंगे, लेकिन ड्रामेटिक लिरिक में एक फर्स्ट पर्सन होगा और एक थर्ड पर्सन होगा। अब जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, माई लास्ट डचेस आपने पढ़ा है, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। यस सर। माई लास्ट डचेस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। माई लास्ट डचेस में जो स्पीकर है वह पोएट नहीं है, बल्कि कौन है, वहां पे जो स्पीकर है वह जो है आपका ड्यूक है। और ड्यूक क्या बोल, किससे बात करता है, किंग के द्वारा भेजे गए दूत से बात करता है। तो ड्यूक भी थर्ड पार्टी हो गई, और जो वहां पे ड्यूक आया हुआ वह भी थर्ड पार्टी हो गई। तो वहां पर जो है दोनों का दोनों। लेकिन
ड्रामेटिक लिरिक को इसीलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग से अलग किया गया कि ड्रामेटिक लिरिक में पोएट जो है क्या होगा, थर्ड पार्ट सॉरी पोएट फर्स्ट पर्सन के रूप में वहां मौजूद रहेगा। तो ये चीजें हम वहां पे देखते हैं या ये पॉइंट आता है, हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं पोइट्री को समझने के लिए, लिटरेचर को समझने के लिए, जिस पोएम की हम स्टडी कर रहे हैं उसको समझने के लिए। तो आई थिंक कि मुझे और आगे चलना चाहिए। सर ड्रामेटिक लिरिक को एक बार आप लिखवा दीजिए उसको, सर आप डाउन करा दीजिए। बिटिया सब अभी आ रहे हैं, एक भी पॉइंट जितने टाइप्स अब तो वही शुरू करने जा रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए वहां पे एग्जांपल दिया था, एक एक पॉइंट अभी उस पे, ओके सर। ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलड, अब तो वही बातें ही करने जा रहे हैं। या जस्ट आई वांट टू नो। सर या during the telling form and content of the poem, we have to take the name I.A. Richards. Can I know the full form of I.A. Richards, sir? yeah, this time I myself is missing IA Richards को, I don't remember, but I have to see it after checking, then I will able to tell you, then I will able to Okay. tell। IA Richards का है, कॉन्सेप्ट है, बड़े क्रिटिक है, बट दिस टाइम आई एम मिसिंग इट। Next point, what I want to say, what I want to tell you कि when I talk about subjective form of poetry, तो in subjective form of poetry, first I would like to go with lyric. When I talk एक्सक्यूज up, मी yeah, सर, वो आपकी जो बुक है उसमें सर सब्जेक्टिव में डिटेल दिया हुआ है। हाँ मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि if you want to categorize, if you want to keep, just you can keep that poem, yeah, you can just keep it in subjective form of poetry, but it's not a type of poetry. If I say that pastoral poem, तो pastoral poem भी किस में आएगी, सब्जेक्टिव में ही तो आएगी, क्योंकि वो किसका हिस्सा होता है, एलजी, पेस्टोरल एलजी, अगर आपको याद होगा, एलजी जब आप पढ़ते हैं तो पेस्टोरल पोएम कोई पोएम नहीं, बल्कि वो क्या है, उस एलजी का ही हिस्सा बन जाता है पेस्टोरल एलजी। ऐसी ईडल कोई पोएम, ऐसी ईडल कोई अलग से पोएम नहीं है, यह पोएम के बीच से निकाली गई एक पोएम होती है, उसका कुछ हिस्सा होता है पार्ट में। तो मैंने अपने लेक्चर में मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो उसको उस कैटेगरी में, उसको जब भी जाएगा कैटेगराइजेशन होगा तो कैटेगराइजेशन में आप उसको वहीं पर रखेंगे। ये सर लिरिक और एलजी सनेट सब में आ सकता है ना उनके। कहीं इनकी कुछ लाइन कहीं पे लिरिक, ओड्स, एलजी, सोनेट, हर जगह में इसका हो सकता है, क्योंकि सोनेट छोटी पोएम है इसलिए उसमें नहीं जो है होगा, 14 लाइन की होती है। लेकिन अगर कोई पोएम ऐसी है, ओड है, खासकर ओड का हो गया, या और भी ऐसी जगहों पे है जहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो उसमें जो चीजें आ सकती हैं। ओके। अच्छा, one thing I would like to tell you कि when I talk about lyric, then remember that कि a type lyric is a type of poem which is sung with music. A very common definition of lyric, a type of poem, a type of poem which is sung with music. A type of poem which is sung with music. Next point, any musical poem is called lyric. Any musical poem is called lyric. Any musical poem is called lyric. Other thing, the word lyric came from Greek word lyre. The word lyric came, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्रॉम
Greek word lyre, 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 which means musical instrument, which means musical instrument. जो वर्ड लिरिक है या ग्रीक वर्ड लायर से आया हुआ है, और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी। हम्म। वाद्य यंत्र इन हिंदी दैट इज कॉल्ड। तो अगर हम बात करें तो इससे ये निकल करके आता है कि पहले की जो पोयम लिखी जाती थी, खासकर जो लिरिक रहा होगा, उस लिरिक पोयम में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वह म्यूजिकल होना था। अगर आप देखिए, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज बनती है, उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं, उस सॉन्ग्स के पीछे जो है कोई ना कोई म्यूजिक होगा। और जो म्यूजिक होगा, उस म्यूजिक को हम म्यूजिशियन कहते हैं। और जो उसका सिंगर होता है, उसको क्या कहा जाता है? लिरिसिस्ट कहा जाता है। LYRICIST, लिरिसिस्ट। और लिरिसिस्ट वह होता है जो गाने को क्या करता है कि इतनी खूबसूरत आवाज देता है, उसको गाता है, दैट इज आपका लिरिसिस्ट है। उसके साथ साथ म्यूजिशियन है, जिन्होंने उसमें उसके साउंड में म्यूजिक को भी एक आवाज वहां पे दिया हुआ है। तो यू विल गेट कि सच टाइप ऑफ पोस्ट यू विल गेट, सच टाइप ऑफ डेजिग्नेशन यू विल गेट। और पहले के जितने भी गाने थे, 70 80 90 के दशक के, उन सब में वो सब के सब लिरिकल सॉन्ग ही थे। उसमें इस तरह का चीजें नहीं थी कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं इधर जमाने में आकर के। तो वी फाइंड दिस थिंग कि कैसे रहा है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि म्यूजिक में सब्जेक्टिविटी होगा, म्यूजिक में सॉरी लिरिक में सब्जेक्टिविटी होगा। लिरिक जो है, हाँ, एक पॉइंट ये जरूर लिखिएगा, इट्स हाईली लिरिकल एंड म्यूजिकल पोयम। जो जो भी आपका लिरिक होगा, यह एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट्स हाईली लिरिकल म्यूजिकल एंड इमोशनल पोयम। लिरिक इज LYRIC, लिरिक इज हाईली इमोशनल म्यूजिकल लिरिकल एंड एलिटरेटिव पोयम। एलिटरेटिव, ज्यादातर उसमें एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। एलिटरेटिव, एलिटरेटिव पोयम। सर रिपीट कर दीजिए। लिरिक इज हाईली इमोशनल लिरिकल एंड एलिटरेटिव पोयम। आई थिंक यू गॉट इट। और लिरिक में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो लिरिक आई हुई है उस लिरिक में यू विल कम टू नो देयर इज सीरियस सब्जेक्ट मैटर। यू विल फाइंड दैट कि इन लिरिक देयर इज सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जो पोएट होगा वो हमेशा गंभीर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात करते, देयर इज सीरियस सब्जेक्ट मैटर एंड देयर इज सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जो लिरिक है उसमें जो है क्या है कि सीरियस सब्जेक्ट मैटर है एंड सीरियस प्रेजेंटेशन, सीरियस प्रेजेंटेशन।
सब्जेक्ट मैटर भी सीरियस है और उस सब्जेक्ट मैटर का जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें मॉकरी होगा, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर होगा, पेटी इश्यूज होगा, नो नॉट एट ऑल। In most of the lyrics, you will come to know the poet is serious and the way of expression is highly serious. तो गंभीर होकर के पोएट लिखता है और गंभीर मुद्दों पर वह बात करता है। There is serious subject matter and serious presentation. इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, आप लोग जो द ट्रीटमेंट ऑफ द subject matter subject matter is highly refined and polished, is highly refined and polished। जो ट्रीटमेंट होगा किसी भी सब्जेक्ट मैटर का वह काफी ज्यादा रिफाइंड होगा और पॉलिश्ड होगा। is highly refined and polished। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिरिक। तो लिरिक को लेकर के जो मैंने आपको बात किया है वो मैंने आपको यही बात किया है कि लिरिक में जो है सब्जेक्टिविटी होती है, लिरिक में हाईली इमोशनल पोयम होता है और साथ ही साथ उसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है और उस सब्जेक्ट मैटर का प्रेजेंटेशन भी सीरियस होगा। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, लिरिक इज शार्टर देन ओड। देखिए बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, मैं सभी लोगों को कहता हूं अपने आप को म्यूट किए रहिए, बट आई डोंट थिंक कि हु इज नॉट गेटिंग माई पॉइंट। लिरिक इज शार्टर देन ओड, जो लिरिक है वह ओड से क्या होता है, छोटा होता है। लिरिक इज शार्टर देन ओड। Next point which I want to share with you, that is highly significant, that is important कि you have to go with the journey of lyric, how did it come, what happened, and you will find that in most of the lyric you will find a different type of subject matter, not a particular subject matter. Sometimes uh, uh, subject matter related to love, sometimes you will come to know about beauty, sometimes you will come to know so many types of subject matter have been taken, even death has been also taken to compose lyric, lyric has been composed on the death of someone, उसको भी देखा गया है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इसका जो है इट हैज वाइड, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा, इट हैज वाइड सब्जेक्ट मैटर, वाइड सब्जेक्ट मैटर। इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है कोई फिक्स नहीं है। जिन कोई भी ऐसा गंभीर विषय वस्तु या ऐसी चीज जिसमें पोएट अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है वह इन सब चीजों को यहाँ पे रखता है। इट हैज वाइड सब्जेक्ट मैटर। और पोएट बहुत गहराई तक जाता है, वेन एवर ही एक्सप्रेसेस हिज व्यूज रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट मैटर, तो वह उसमें बहुत डीप तक, बहुत गहराई तक जाता है और अपनी बात को बहुत सीरियसली प्रेजेंट करता है। यह पोएट की खासियत होती है, यह जो है लिरिक की खासियत होती है जो वह उसमें दिखाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दैट इज व्हाट, दैट इज द जर्नी ऑफ लिरिक। अगर आप लिरिक की बात करते हैं तो लिरिक के लिए कुछ नाम हम लिखते चल रहे हैं, आपको उसको नोट करते चलना है। सबसे पहला चीज की आपको जो ध्यान में रखना है, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का दो पोयम, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन।
epithalamion and prothalamion आर वेल नोन लिरिक। ये एक मतलब अच्छी खासी लिरिकल पोयम है जो उस कैटेगरी में रखी जाती है। एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन। Sir, this is one poem or two different poems? These are two different poems. Epithalamion and prothalamion, these are two different poems and in PGT it has been asked. Epithalamion का मतलब सेल्फ मैरिज सॉन्ग, ये भी लिख लीजिए यहीं पर। एपिथैलेमियन, EPITHALAMION, एपिथैलेमियन मीन्स सेल्फ मैरिज सॉन्ग। जो एपिथैलेमियन है वह सेल्फ मैरिज सॉन्ग होता है। और सेल्फ मैरिज सॉन्ग का क्या मतलब होता है? सेल्फ मैरिज सॉन्ग का मतलब यह है कि एक ऐसा गीत जो राइटर खुद अपनी शादी पर गाता है या लिखता है। और इसी तरह से क्या बना हुआ प्रोथैलेमियन। प्रोथैलेमियन जो है अदर्स मैरिज सॉन्ग। कादर खान ने गाया ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, वो चीज जो है अदर्स मैरिज सॉन्ग। एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन। रेशमा जो वो है, जो भी सलाद की चीजें वो काट के जाना सब। कल कहे थे गाजर वगैरह काट। हाँ सब काटना। तो एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन यू विल कम टू नो कि सेल्फ मैरिज सॉन्ग एंड प्रोथैलेमियन अदर्स मैरिज सॉन्ग। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट्स जो हमें जो है क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि लिरिक की जो जर्नी है। और भी ऐसा है, लेकिन इतना सारा लिरिक लिखा गया उसका हमें संदूक में भरना नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें कहाँ कहाँ से चीजों को लिया गया है, उन सब चीजों पर मैं एक नजर जरूर डाल रहा हूँ कि उसमें रहिए। तीसरा चीज जब आप बात करते हैं कि इसके बाद अगर आप चलते हैं तो एक लिरिसिस्ट के रूप में अगर आप देखेंगे तो सर फिलिप सिडनी का भी नाम आता है। और सर फिलिप सिडनी ने जो कलेक्शन ऑफ उनका सोनेट है, इसके अलावा उन्होंने और भी चीजें लिखी हुई हैं। तो उस तरह से जो नाम आएगा एलिजाबेथन एज में, एडमंड स्पेंसर के बाद अगर किसी का नाम आ सकता है तो सर फिलिप सिडनी है, विलियम शेक्सपियर है। तो उन सबकी पोयम चूंकि सब्जेक्टिविटी रही है और एक नहीं बहुत सारा उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो सब उस कैटेगरी की चीजों में आती हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितनी भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है आज के समय में, सारी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री को लिरिक कहा जाता है। आज के समय में सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में चाहे एलजी होगा, चाहे ओड होगा, चाहे कोई और होगा, वे सब का सब लिरिक है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे सोनेट है, तो सोनेट चूंकि 14 लाइन की ही पोयम है, फिक्स कर दी गई, इसलिए उसको सोनेट नाम दे दिया गया। एलिजी है, एक ऐसी पोयम है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है, इसलिए उसको एलिजी नाम दे दिया गया। इसी तरह से ओड है, ओड में किसी को एड्रेस किया जाता है, जैसे ओड टू नाइटिंगल, उसमें नाइटिंगल को एड्रेस किया गया। ओड टू आटम है, आटम को ओड टू द वेस्ट विंड। क्योंकि ओड में किसी को एड्रेस किया जाता है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया गया, ओड नाम दे दिया गया। तो हमें ये नहीं समझना है कि ओड लिरिक नहीं है। ओड भी लिरिक है, एलजी भी लिरिक है, सोनेट भी लिरिक है, क्योंकि इन सब में म्यूजिक का यूज किया जाता है। दे आर आल्सो हाईली म्यूजिकल पोयम, और उसमें भी सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जितना भी आप देखेंगे इस तरह के सोनेट या सब चीजें लिखी गई हैं, सब में सीरियस प्रेजेंटेशन रहा है। सो लेकिन जो है क्या हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो उस सब्जेक्ट मैटर से अलग भी हट करके रही। जैसे अभी मैंने बताया एपिथैलेमियन, मैंने बताया प्रोथैलेमियन, तो ये एडमंड स्पेंसर का रहा है। और एडमंड स्पेंसर के अलावा विलियम शेक्सपियर भी लिरिसिस्ट रहे हैं, और सर फिलिप सिडनी भी लिरिसिस्ट रहे हैं। आप आगे और चलेंगे तो लिरिसिस्ट का एक ग्रुप मिलेगा, जिसमें से केवल आपको नाम अकेले मैं बताना चाहूंगा, दैट इज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, इसके आपके नाम को पता है कि जॉन डन। तो इसका मतलब जॉन डन अपने समय के बहुत बड़े लिरिसिस्ट रहे हैं,
इनकी जो भी पोयम है वे सब लिरिक की कैटेगरी में आएगा। गुड मारो, और स्पेशली उन्होंने ड्रामेटिक लिरिक लिखा है। गुड मारो है, अवेल डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, कैनोनाइजेशन है, सो मेनी थिंग। तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री एक पूरा ग्रुप आता है लिरिसिस्ट का। इसके अलावा एक और ग्रुप आपको ध्यान में रखना है, कैवालियर पोइट्री। कैवालियर पोइट्री ये भी लिरिसिस्ट रहे, जिसमें जॉन सकलिंग थे और रिचर्ड क्रशा थे। ये सब लोगों ने अपने आप को सन ऑफ बेन का नाम दिया हुआ था। जॉन सकलिंग, रिचर्ड क्रशा, लवलेस थे। तो ये सब चीजें आपको नाम, तो बस आपको ग्रुप का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब लेटर ऑन आपको पूरा पढ़ना है जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चलेगा वहां पर। यहाँ पे चूंकि लिरिक का एग्जाम्पल आपको समझना चाहिए कि क्या क्या चीजें रही हैं। तो कैवालियर जो पोइट्री है उसमें भी रहे हैं, जिसमें मैं एक नाम रिचर्ड क्रशा नाम मैं लिख दे रहा हूँ, रिचर्ड क्रशा। एक नाम है जॉन सकलिंग, JOHN, जॉन सकलिंग, SUCKLING, जॉन सकलिंग। कैवालियर पोइट्री भी एक ग्रुप आएगा उसका, मतलब ग्रुप ऑफ पोएट्स जिन्होंने लिरिक को कंपोज किया है। इसके अलावा जब आप और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तो किसका ज़माना आता है, जॉन मिल्टन का ज़माना आता है। और हमें पता है कि जॉन मिल्टन ने बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सॉनेट्स लिखे हैं, लिरिक्स भी लिखे हैं, पोएम्स भी उनकी बहुत, लेकिन उनको जो है एपिक राइटर के रूप में ज़्यादा फेम, उनकी नेम और फेम रहा है। उसके बाद लिरिक कुछ समय के लिए ऐसा लगता है ठहर जाता है, क्योंकि जो नियो क्लासिकल एज था, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये जो एज था इसमें इसमें जो है सब्जेक्टिव पोइट्री पर कम बात हुई है और लिरिक बहुत कम लिखा गया है। लेकिन उन्हीं के बीच में से एक एक जो है ग्रुप आता है जिसका नाम है प्री रोमांटिक पोइट्री। प्री रोमांटिक पोइट्री, ये जो प्री रोमांटिक पोइट्री रहा है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप था लिरिसिस्ट का, जो किस जमाने में आता है, जो अलेक्जेंडर पोप के ज़माने से शुरू होता है और कहाँ तक जाते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के ज़माने में। तो प्री रोमांटिक पोएट्स ने या प्री रोमांटिक जो पोइट्री आई हुई है, ये बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, इसमें बहुत अच्छे लिरिक्स देखने को मिलेंगे। इनके जो नाम है, और ये कब से कब तक चलते हैं, फ्रॉम फ्रॉम हाँ। आज थोड़ा आप स्लो बोल रहे हैं, मतलब आवाज धीमी है। आवाज़ मेरी स्लो जा रही है? आप सर एकदम सही आई जब आपने क्वेश्चन किया। अच्छा, और किसी को, और सही है। सर बीच में धीमी हो गई थी सर, माइक दूर हो गया होगा। अच्छा, माइक क्या बीच में जो है यहाँ पे शो किया था, अनस्टेबल नेटवर्क थोड़ी समय के लिए आया हुआ था। हाँ, तो हो सकता है उस दरमियान ये चीज रहा, लेकिन आप सही जा रही ना? ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक, ओके। तो वी विल कम टू नो कि प्री रोमांटिक पोइट्री जो है यह ग्रुप ऑफ पोएट्स था, और यह फ्रॉम एज ऑफ पोप से लेकर के टू डॉक्टर जॉनसन तक चलता है। डॉक्टर जॉनसन, JOHNSON, डॉक्टर जॉनसन तक। और ये जो ग्रुप ऑफ पोएट्स रहा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिसमें चार नाम मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। सबसे पहले राइटर है टॉमसन, पूरा नाम है उनका जेम्स टॉमसन, JAMES, जेम्स टॉमसन, THOMPSON, जेम्स टॉमसन। एक और राइटर है, उनका नाम है टॉमस ग्रे। जेम्स टॉमसन, टॉमस ग्रे। एक और राइटर हैं जिनका नाम है ओड टू इवनिंग, उन्होंने लिखा हुआ है। एक आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, ओड टू इवनिंग, विलियम कॉलिंस सर। विलियम कॉलिंस, एग्जैक्टली मैडम, विलियम कॉलिंस। थैंक्स फॉर रिकॉलिंग, विलियम कॉलिंस। एंड देर इज एन अदर राइटर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ।
ये सब के सब जो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में शुमार किए जाते हैं। पहले इन्होंने परंपरा शुरू की, तब जाके हम बड़ा नाम पाते हैं। अ, मैडम बैकग्राउंड से आवाज, सारिका मैडम, मैं आपकी आवाज को पहचानता हूँ अच्छे ढंग से। गेटिंग रुक 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 गेटिंग वाइज म्यूट। या विलियम कॉलिंस, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो यू विल कम टू नो कि विलियम कॉलिंस हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं, ये सब जो है बड़े राइटरों में उस समय जमाने के थे जिन्होंने लिरिक लिखा है। और बहुत अच्छे अच्छे, थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डिजर्टेड विलेज। और उसके अलावा एक और अभी आपको मैंने बताया था, जेम्स थॉमसन ने पूरा कलेक्शन ऑफ द लिरिक लिखा द सीजन के नाम से। तो ये सब एक अच्छे लिरिसिस्ट में आते हैं। उसके बाद जब आप रोमांटिक एज में जाते हैं तो नाम गिनाने की जरूरत ही नहीं है, जितने हैं सब के सब जो है, चाहे यंगर जनरेशन आप पोएट रहे हो, चाहे ओल्ड जनरेशन आप पोएट रहे हो, दे ऑल हैव कंपोज्ड ब्यूटीफुल लिरिक्स। लेकिन वहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा लिरिसिस्ट कौन है। तो पीबी शेली जो है इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट है। पीबी शेली is the best lyricist of English literature. पीवी शेली इज द बेस्ट लिरिसिस्ट। वो केवल रोमांटिक एज के नहीं, अगर ये भी पूछा जाएगा रोमांटिक एज के कौन से सबसे बड़े लिरिसिस्ट हैं, तब भी पीवी शेली का ही नाम आएगा। अगर चूंकि वो रोमांटिक एज में आते हैं, तो ये जितने भी लोग रहे हैं, ये सब के सब। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये कोई यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, एस टी कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं वे सब के सब क्या से बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में शुमार किए जाते हैं। फिर जब आप विक्टोरियन एज में, पीबी शेली इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पीबी शेली इज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहीं पर भी रोमांटिक एज के जो और लिरिसिस्ट हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। ओल्डर जनरेशन ऑफ पोएट, GENERATIO, ओल्डर जनरेशन ऑफ पोएट्स। इस ओल्डर जनरेशन में तीन पोएट्स आते हैं। एक तो डब्ल्यू मिस विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे एस टी कॉलरिज, और तीसरे रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे, SOUTHEY, रॉबर्ट सदे। तो यू विल कम टू नो कि ओल्डर जनरेशन ऑफ पोएट्स में WWST कॉलेज, रॉबर्ट सदे, दे कम हियर। और यंगर जनरेशन में, यंगर जनरेशन, जी से जनरेशन ऑफ पी से पोएट्स में जॉन कीट्स, पीबी शेली, जॉन कीट्स हो गए, पीबी शेली हो गए, लॉर्ड बायरन एंड लॉर्ड बायरन। ये सब के सब जो वेल नोन लिरिसिस्ट रहे। इसके अलावा सीधे आप कहाँ पहुंचते हैं विक्टोरियन एज में। एक क्वेश्चन वहां से जरूर पूछा जाता है कि विक्टोरियन एज के सबसे बड़े लिरिसिस्ट और 80 साल की उम्र तक भी जिन्होंने लिरिक लिखा है, तो उसमें कौन रहे। टेनिसन, ये पॉइंट आप अलग से लिख लीजिएगा। टेनिसन वॉज द मोस्ट पॉपुलर लिरिसिस्ट, पॉपुलर लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, वी से विक्टोरियन, ए से एज, लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। He composed lyrics
लिरिक्स एट द एज ऑफ 80। उन्होंने 80 साल की उम्र में भी लिरिक को लिखा है, यह उनकी खासियत रही है। और आपको पता है कि बहुत सारी पोएम्स आपने उनकी पढ़ी हुई है, जिसमें एक बहुत बेहतरीन जो है लिरिक उनका रहा, जो नाम आप जरूर लिख लें, जो उन्होंने 80 साल की उम्र के बाद उन्होंने लिखा हुआ, क्रॉसिंग द बार। यह उनका बहुत ही वेल नोन लिरिक है, क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार। इसके अलावा क्रॉसिंग द बार का मतलब उन्होंने कहा है कि जो मेरा जीवन है, यह पूरी दुनिया या पूरा जो मेरा जीवन है, यह समुद्र के समान है, और मैं अपनी दुनियावी यात्रा पूरी कर चुका हूँ। अब मुझे जो है क्या करना है, अपनी जो है मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करना है। तो वो कहते हैं कि दुनियावी यात्रा को पार लगाने के लिए मुझे एक अच्छे पायलट की जरूरत है, और यह जो पायलट होगा वह ईश्वर होगा, वही चाहेगा तभी जो हमारी अर्थली लाइफ है यह अच्छे ढंग से गुजर जाएगी। इसके अलावा जो है एक बहुत अच्छे एलिजाइक लिरिक, एज बता दीजिए सर। एज विक्टोरियन एज। नहीं नहीं सर, हम्म कंपोज लिरिक एट द एज ऑफ 80। 80 80 का मतलब एग्जैक्ट 80 नहीं, मतलब वो 80 साल के ऊपर भी हो चुके थे, या कम भी एक आध साल ऐसा रहा होगा, ऐसा नहीं कि 80 साल की उम्र में। मतलब ये बताया जा रहा है कि 80 साल तक भी उन्होंने पोएम को कंपोज किया हुआ है। सर 81 मिलता है। नहीं 81 तो मैडम मिलता, मैंने क्या, मैं इस पोएम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप ये कह रही हैं ये तो इस पोयम के बारे में हुआ कि इस पोयम को उन्होंने 81 की उम्र में लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनता है कि विक्टोरियन एज का वह कौन सा पोएट है जो 80 साल की उम्र पूरा करने के बावजूद भी जो है क्या करता था, पोयम को मतलब लिरिक को कंपोज किया करता था। बाकी आपका जो पॉइंट है इस, बाकी जो आपका पॉइंट है ना कि इस पोयम से रिलेटेड, वो तो एट द एज ऑफ 81, वो चीज तो एग्जैक्टली सही है। लेकिन एक जो क्वेश्चन आता है कि 80 साल जीने के बावजूद भी, 80 की उम्र क्रॉस करने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, पोएम को कंपोज किया हुआ है, लिरिक को लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टोरियन एज का एलिजाइक लिरिसिस्ट कौन है। तो विक्टोरियन एज के जो एलिजाइक लिरिसिस्ट है वो कौन थे, वो आपके मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड was an elegiac lyricist of Victorian age. ELEGIS, elegiac lyricist of Victorian age, lyricist of विक्टोरियन एज। वी से विक्टोरियन, ए से एज। इनकी बहुत सारी पोएम आपने पढ़ा है, पता ही है, डोवर बीच है, शेक्सपियर भी आपने पढ़ा है, और इसके अलावा मार्गुरीट है। मार्गुरीट के अलावा यू विल कम टू नो, उन्होंने स्कॉलर जिप्सी लिखा है, थायरिसिस लिखा, सो मेनी पोएम्स ही हैज कंपोज्ड। ऑप्टिमिस्टिक लिरिसिस्ट कौन रहा है, ब्राउनिंग वाज एन ऑप्टिमिस्टिक लिरिसिस्ट, ब्राउनिंग वाज एन ऑप्टिमिस्टिक लिरिसिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। इनका भी नाम आपको पता है, नाम का मतलब इनकी पोएम का नाम अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपका माई लास्ट डचेस है, प्रोस्पिके है, द लास्ट राइड टुगेदर है, एंडिया डेल सार्टो है। तो उन्होंने इसको लिखा हुआ है। एक और जो चीजें ध्यान में रखना है, मेलियोरिस्ट कौन था, हार्डी वाज द मेलियोरिस्ट, हार्डी वाज अ मेलियोरिस्ट, हार्डी वाज a melioristic poet, MELIORISTIC, melioristic poet of विक्टोरियन एज। ये चारों क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सबसे बड़े लिरिसिस्ट विक्टोरियन एज के टेनिसन, उसके बाद जो है पिसिमिस्टिक या एलिजाइक लिरिसिस्ट कौन है,
एलिजाइक लिरिसिस्ट या पेसिमिस्टिक। वो कौन रहे हैं? वो आपके मैथ्यू आर्नल्ड रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक कौन रहे हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग रहे हैं। और मेलियोरिस्टिक कौन थे? हार्डी थे। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। हार्डी वाज अ मेलियोरिस्टिक। मेलियोरिस्टिक वह लिरिसिस्ट होता है जिसकी पोयम में आशावादी और निराशावादी दोनों विचार नजर आता है एक ही जगह पर, उसको मेलियोरिस्टिक कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक वह होते हैं जिसमें केवल आशावादी विचार होता है। पिसिमिस्टिक वह होता है जिसमें केवल निराशावादी होता है। तो हार्डी वाज अ मेलियोरिस्टिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। मैथ्यू अर्नाल्ड वाज पिसिमिस्टिक, या इसीलिए उनको पिसिमिस्टिक के साथ साथ कौन सा वर्ड यूज किया गया? एलिजाइक लिरिसिस्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडर्न एज पर। मॉडर्न एज में जो है हमें जो ध्यान में रखना है, एक तो जो अच्छे लिरिसिस्ट हैं डब्ल्यू बी येट्स, जी एम हॉपकिंस। डब्ल्यू बी येट्स, जी एम हॉपकिंस, डब्ल्यू एच ऑर्डन and Philip Larkin. So many, but I am writing this point, and Philip Larkin. लार्किन का स्पेलिंग LAR लिखा हुआ है, फिलिप लार्किन। ये सब के सब बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में शुमार किए जाते हैं, यह पोएट रहे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और नाम आपको पोएट्री में जानना है। लेफ्ट विंग पोएट, ये केवल लिखे रहिएगा, लेफ्ट विंग पोएट। लेफ्ट विंग पोइट्री, POETRY। ट्रेंच पोइट्री, लेफ्ट विंग पोइट्री, ट्रेंच पोइट्री, पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार, टू वर्ल्ड वार्स, लेफ्ट विंग पोइट्री, ट्रेंच पोइट्री, पोइट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स। इसके अलावा प्री रैफेलिट पोइट्री जो विक्टोरियन एज में आई है, प्री रैफेल, RAPHAELIT, प्री रैफेलिट पोइट्री। तो इतनी सारी चीजें आपको ये समझना है या इतनी सारी चीजें करना है, ये सारी चीजें जब आगे आप पढ़ते चलेंगे तो जो पहले के दो बताया गया, लेफ्ट विंग पोएट और ट्रेंच पोइट्री, ये मॉडर्न एज का हिस्सा है, और प्री रैफेलिट पोइट्री विक्टोरियन एज का हिस्सा है। बाकी और बहुत सारी पोइट्री आई हुई है, बीट पोइट्री या बीट पोएट्स भी आए हुए हैं। सो यू विल कम टू नो दीज थिंग्स। तो आज की क्लास में मैंने पोइट्री और प्रोज के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे समझ सकते हैं। पोइट्री मेजर तौर पे दो हिस्सों में बांटी जाती है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, उसके बीच का क्या अंतर है। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप जो है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हैं। सब्जेक्टिव में एक पॉइंट को लिया गया, लिरिक को, उसकी डिफिनीशन और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लिया गया है। तो hope you all have enjoyed this session, and in a very lucid and simple way I told you. I just want to know what is the time, इस समय क्या टाइम है? 9:30। अच्छा 9:30। ठीक ठीक ठीक, बस मैं वो कर रहा हूँ। आप में से एक या दो लोग कोई फीडबैक दे सकते हैं अगर कोई इसमें चीज आपको लगता है कि सम एक्स्ट्रा थिंग जोड़ना था। एक या दो लोग बस। No, sir. ठीक No, है। sir. ठीक, Everything is perfect.
लिरिक के इंट्रोड्यूसर मतलब कि लिरिक को सबसे पहले किसने लिखा है? देखिए, जब भी लिरिक की बात आएगी लिखने की, चौसर को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वो रहे और वहीं से ही लिरिक की शुरुआत हो जाती है, उसके पहले कहीं पे कोई नहीं रहा। जब भी अगर इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे कि हाँ कौन किया, तो चौसर, क्योंकि सब कुछ चौसर से ही शुरू होता है। चौसर ने भी अपने समय में उसको उस हिसाब से किया, लेकिन शायद उतना मेलेडी उसमें नहीं रही है जितना बाद में, या उस हिसाब का म्यूजिक उसमें नहीं था जो बाद में देखने को मिलता है। और बाकी दुनिया के लेवल पर आप आएंगे तो पेट्रार्च वगैरह थे, उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े पोएट थे, वर्जिल थे और तमाम लोग थे जो है। लेकिन चूंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाना है वो इंग्लिश लिटरेचर का ही रहेगा। पेट्रार्च तो अलग लैंग्वेज में लिखे हैं, वर्जिल ने भी लैटिन में लिखा हुआ है, तो वो चीजें अनदर थिंग हो जाएगी। अगर इंग्लिश लिटरेचर में कभी भी लिरिसिस्ट की बात आएगी तो सीधे सीधे क्रेडिट चासर को दिया जाएगा। और किसी को कोई डाउट या कुछ कहना है? अभी मैडम उसका मैं देख रहा था, अभी सुबह तक वीडियो आया नहीं था सर, उसका वीडियो थोड़ा बाद में आता है, इस ऐप पर ही आता है। तो ऐप पे जो है करीब वो कहते हैं मैं 24 घंटे बाद दूंगा, लेकिन 3-4 घंटे में आ जाता। अब आ गया होगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि कल की क्लास जो आपकी होगी वो आपके टाइम पर सुबह 8 बजे ही क्लास रहेगी। पहले क्लास होगी, उसके बाद 12 बजे आपका टेस्ट होगा। रात में तो क्लास आज का जो टाइमिंग वो हो गई, कल संडे को भी क्लास रहेगी। इफ देर इज नो कैजुअलिटी तब जो है, और संडे को क्लास के बाद जो है आपका वो चीजें होगी। तो आई थिंक आई शुड बाइंड अप द सेशन। नहीं, कल केवल मॉर्निंग में क्लास लेंगे, कल इवनिंग में कोई क्लास नहीं होगी। टेस्ट जो है कल होगा, कल टेस्ट 12 बजे के बाद होगा। नहीं मैडम, देखिए रिकवर होने के लिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कोई अलग से नहीं है उसमें, कोई अलग से नहीं पूछा जाना है। तो या तो फिर तो ठीक है, फिर आप या तो कहिए शाम को रखें टेस्ट। नहीं सर, 12 बजे सही है। ऐसा है कि आप लोग करिए, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा टेस्ट का, और जो टेस्ट होगा आप ये मान चलिए आपके पास समय रहेगा, मैं आपको दे दूंगा 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, आप कभी भी उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक, ठीक है, ठीक। चीटिंग ना करिएगा। कल मैडम अभी यही फॉर्म्स ऑफ पोइट्री चलेगा। अभी सुबह के भी बैच में, शाम के भी बैच में मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बिल्कुल क्लियर कर दूं, ताकि ये चीज हो कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। टेस्ट में क्या देंगे सर? अच्छा, टेस्ट में रेट्रिक एंड प्रोसोडी अभी जो 3-4 दिनों से पढ़ाए हुए हैं, मतलब इंक्लूडिंग लिरिक तक। अगर आज लिरिक पढ़ाया गया तो ये लिरिक भी इंक्लूड रहेगा, शाम को अगर और कोई टॉपिक ले लेते हैं तो वो भी वहां तक। जी ठीक, ओके।